नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना प्रेज किया, इतना ग्लोरीफाई किया, बहुत धन्यवाद सबका। देर से क्वेरीज और सवाल मेरे पास आ रहे थे कि प्लीज़ हमें हेल्प करें, और मैं समझता हूँ मेरी ये जिम्मेवारी है आप लोगों के प्रति कि आपको भी बताऊँ कि किस तरह से तैयारी की जा सकती है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं एक इन सर्विस कैंडिडेट था, एस्पिरेंट था, तो बहुत सारे आप में से ऐसे मित्र भी मेरे होंगे जो इन सर्विस हैं और पूछना चाहते होंगे कि क्या मेरी स्ट्रेटजीज रही है। काफ़ी लंबा चौड़ा ये एक हमारा होने वाला पूरा प्रोग्राम। सो मैं इसको पार्ट वाइज आपके सामने आऊँगा। आज मेरा फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें मैं एक मेजर इंट्रोडक्शन बताऊँगा आपको। हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कितनी स्टेजेस में होता है, और आई विल मेनली फोकस अपॉन द प्रीलिम्स पार्ट एंड आई विल टेल यू द बुक लिस्ट, द सब्जेक्ट्स एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स। एंड सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगे उसमें मेंस, इंटरव्यूज और मे भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स और टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, कौन से दिए जाते हैं, किस तरह से राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है, ये सारी नुएंसेस जो है मैं आपके साथ टाइम टू टाइम लेके आऊँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम के प्रोसेस से। सबसे पहले तो आप लोग अपने आप को लकी समझिए कि हमारी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने और जेके जीएडी ने जो सिलेबस है जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको केएस का एग्जाम भी आप लोग कहते हो, उसका सिलेबस एज इट इज सेम कर दिया है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा आप लोगों को कि आपको तैयारी एक ही करनी होगी और आपके दोनों एग्जाम कवर हो जाएंगे। इसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि आने वाले एक दशक के अंदर, 10 सालों के अंदर आपको दिखने लगेगा कि जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करने लगेंगे, क्योंकि एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये किया जा सकता है और यू डोंट नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू इट बिकॉज द सिलेबस इज ऑलमोस्ट द सेम। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज द प्रीलिम्स। ऑब्जेक्टिव टाइप एक एग्जाम रहता है जिसमें 2 पेपर रहते हैं, जनरल स्टडीज और सीसैट। सेकंड इज मेंस, जो पूरी तरह से सब्जेक्टिव रहता है। उसके एग्जाम में कौन कौन से पेपर आते हैं वो हम सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनली यू हैव इंटरव्यू स्टेज। आपकी सिलेक्शन जो होती है वो फाइनली आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को एडअप करके जो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है उसके बेसिस पे होती है। इसलिए प्रीलिम्स का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, उसके मार्क्स सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं भी काउंट नहीं होते हैं। प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट इज जनरल स्टडीज, जो 100 मार्क्स का एक पेपर 200 मार्क्स का पेपर होता है, पार्डन मी। उसमें 100 सवाल होते हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। गलत होने पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसी प्रकार से सीसैट का एग्जाम होता है, इसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, और उस सीसैट के अंदर आपके पास 80 सवाल होते हैं। देयर आर 80 क्वेश्चंस और मार्क्स जो है वो वर्थ 200 ही रहेंगे। अगेन नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 ऑफ जो पेनल्टी रहेगी आपके मार्क्स की गलत होने पर। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो देन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज सच। हाँ, इफ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, इफ इट गोज राइट, सही होता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर गलत होता है तो आपके बाकी मार्क्स में से 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द सब्जेक्ट्स, द लिस्ट ऑफ दोज डिसिप्लिन्स व्हिच यू हैव टू स्टडी। सबसे पहले हमारे पास आता है हिस्ट्री। 3 हमारे पास बुक्स हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। एंशिएंट और मिडीवल के लिए मैं सभी बच्चों को रेकमेंड करता हूँ ओल्ड एनसीईआरटीज। amazon.in पर जाकर के आप ये बुक खरीद सकते हो। ओल्ड एनसीईआरटीज, ध्यान रखना नई वाली एनसीईआरटीज मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ओल्ड जो एनसीईआरटीज थी, आप ओल्ड एनसीईआरटी करके सर्च करें, आपको मिल जाएगा, सिर्फ एंशिएंट और मिडीवल के लिए। अगर कोई भी आप में से प्रत्याशी ऐसा है जिसे लगता है कि ये बुक काफी ज्यादा है, वो नहीं पढ़ पाएगा, तो उसके लिए मैं एक अल्टरनेट सजेस्ट करता हूँ। तमिलनाडु स्कूल बोर्ड जो है उनकी भी 11th-12th की एक बुक आती है एंशिएंट और मिडीवल की। वो समड अप है, वो समरी टाइप है। एंशिएंट और मिडीवल जो हमारी एनसीईआरटीज की समरी के समान ही है वो किताब, आप उसको पढ़ सकते हो। बट अगर मेरी मानो तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी की बुक्स ही एंशिएंट और मिडीवल के लिए आपको पढ़नी है। मॉडर्न जो आपकी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके लिए या तो आप, मैंने जो पढ़ी है वो बुक मैं ही रेकमेंड करूंगा। स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, राजीव अहीर ने वो बुक लिखी हुई है। राजीव अहीर की जो बुक है उसी को मैं रिकमेंड करूंगा, आप उसी को पढ़िए, क्योंकि वो एक नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई बुक है, सारी डिटेल्स है, समझना और पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। सेकंड, आर्ट और कल्चर करके आपका एक सब्जेक्ट रहता है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको रेकमेंड करेंगे, नितिन सिंघानिया की एक बुक है, वो पढ़िए। मैं वो बुक आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। यदि आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि बहुत सारा टाइम है और मैं हर चीज को कवर करना चाहता हूं, तभी आप उस बुक को पढ़िएगा। अदरवाइज अगर आप एंशिएंट और मिडीवल एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पढ़ते हो
तो आपका आर्ट और कल्चर का मेजॉरिटी पार्ट कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी आज तक आर्ट और कल्चर की कोई सेपरेट बुक नहीं पढ़ी और कभी भी मेरा आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन इधर मेंस और प्रीलिम्स में मिस भी नहीं हुआ, क्योंकि एनसीईआरटीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और वहाँ पे वो जो डिटेल्स है वो आपका आर्ट और कल्चर कवर कर देती हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, यदि आप तमिलनाडु की जो स्कूल बोर्ड की बुक है वही पढ़ते हैं तो उस केस में मैं रेकमेंड करूंगा फिर आप नितिन सिंह कहानियां जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें शायद उतनी डिटेल्स नहीं है। अब इसके बाद मूव ऑन करेंगे ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन की एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी, रेकमेंड करूंगा सभी को, प्लीज उसको जरूर पढ़िएगा। वो आपका जो बेसिक्स हैं आपके वो थोड़े फिजिकल ज्योग्राफी के क्लियर कर देगा। उसके बाद 6th to 12th एनसीईआरटी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये आपकी 7 क्लासेस की जो बुक्स हैं ये सभी आपको एक सीक्वेंस में पढ़नी है। इसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी आ जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगी और जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, ये सारा पार्ट जो आपका एनसीईआरटी से कवर होगा। बिलीव मी, एनसीईआरटी में से ही डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं और डायरेक्टली आपको ऑप्शंस जो है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिखेंगे, वर्ड टू वर्ड वहां से उठाए जाते हैं। इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक्स ही रेकमेंड करता हूं। एनसीईआरटी बुक्स अफोर्डेबल है, बहुत सस्ते दामों पे मिलती है। यदि आप बुक्स नहीं भी आपको मिल रही हैं, आप उनके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। आपको गूगल सर्च करें, एनसीईआरटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से उनके पीडीएफ डाउनलोड करके आप उनका प्रिंट निकाल दें, वो आपको बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक और सस्ता रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते खरीदना, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि इनकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। इस तरह से आपका ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट जिसका नाम है पॉलिटी। एवरीबॉडी नोस, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि जिसको नहीं पता, एम लक्ष्मीकांत, उसको हम कहते हैं बाइबल फॉर पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको आपको पढ़ना है। बट एक टिप मेरी तरफ से, पढ़ने का सीक्वेंस याद रखिएगा। एम लक्ष्मीकांत लेकर के स्टार्ट नीदर फ्रॉम द चैप्टर 1, वहां से स्टार्ट कभी मत कीजिएगा, चैप्टर 1 से शुरू मत कीजिएगा। शुरुआत करना है प्रेसिडेंट से, मूव कीजिए वाइस प्रेसिडेंट पे, फिर चलिए गवर्नर पे, फिर आ जाइए प्राइम मिनिस्टर पे, फिर आ जाइए चीफ मिनिस्टर पे, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द यूनियन लेवल, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल, देन स्टडी द पार्लियामेंट, देन स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, ये सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद आप इमरजेंसी प्रोविजंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसके बाद आप मूव ऑन कीजिए हमारे शेड्यूल एरियाज जो हैं उसके ऊपर एक छोटा सा चैप्टर है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज। ये जो आगे के चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसको पढ़ने के बाद बाकी की जो इनिशियल चैप्टर्स है उनको भी प्लीज अच्छे से कवर कीजिएगा। एक स्पेशल टिप जो आपको याद रखनी है, प्लीज रट लीजिए फंडामेंटल राइट्स टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51 तक आपके टिप पे ही होने चाहिए। इनको कभी भी कैसे भी आपको कोई पूछे, यू मस्ट नो, यू शुड नो कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक दिन में तो होगा नहीं, लिस्ट बना लीजिए, रिवाइज कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको टिप्स पे ही होने चाहिए। डेमोक्रेसी एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एनसीईआरटी की बुक्स है, शायद 10th और 12th की बुक है। ये दो भी जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मेंस के लिए भी आपको हेल्प करती है और आपको थोड़ा एक होराइजन जो है वो ब्रॉड करेंगी। यदि आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो साथ साथ इन दो किताबों को भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये भी एनसीईआरटी की बुक मैंने आपको रेकमेंड की। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में जनरली जो प्रीलिम्स में सवाल आते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, उनके पर्पसेस हैं, जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सेकेंडली उसमें पूछ सकते हैं कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं, जेनेटिक जो नए टूल्स हमारे पास आ रहे हैं, इवन वी नो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं, कुछ फंगल है, कुछ वायरल है, इनकी कैटेगराइजेशन कर लेना, कौन सा वायरल है, कौन सा फंगल है, कौन सा बैक्टीरियल है, कुछ अमीबा से भी डिजीजेस होते हैं, उनकी भी आप एक इंफॉर्मेशन जो करंट अफेयर्स में आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको आप एक साइड पे लिखते जाइए। कौन सी दवाइयाँ आ रही हैं, इस तरह की चीजें जो मेडिकल साइंस रिलेटेड है उनको भी आपको एक जगह पे नोट डाउन करना पड़ेगा। फाइनली मिलिट्री एंड डिफेंस रिलेटेड जो हमारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिफरेंट मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, तो इनकी भी एक इन्फॉर्मेशन अपने पास जो करंट अफेयर में आती है उसको नोट डाउन करिए। लेकिन बेसिक्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा 6th से लेके 12th तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, जिसमें 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते।
9th और 10th अपने हिसाब से, यदि किसी को लगता है कि इज वीक इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। 11th 12th में रेकमेंड नहीं करूंगा, काफी ज्यादा डिटेल में चला जाएगा। लेकिन 6 to 10th जो एनसीईआरटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, जिससे आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली वी हैव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं मेरे जैसे, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। अलग अलग टर्म्स हैं, नई नई आप उनसे लॉज प्रिंसिपल्स, मतलब एक पूरी की पूरी इनकी वोकैबुलरी ही डिफरेंट है इकोनॉमिक्स की। बड़ा डिफिकल्ट होता है नए बच्चों के लिए समझ पाना कि लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी। यार हमारे लिए तो सम लिक्विड फ्लो, लेकिन लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स में मीन्स कि पैसे का फ्लो। सो इस तरह के कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं जो वेरी डिफरेंट उनकी कॉनोटेशंस के साथ आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो मैं इसके लिए आपको रेकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप 11th की एनसीईआरटी की बुक और 12th की इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी ये जो बुक है मैक्रो इकोनॉमी, इसको आप खरीद लीजिए, इसके चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए और यहां से आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स में जो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है उनको पढ़ते जाइए। इन्वेस्टोपीडिया और अर्थपीडिया नाम की 2 साइट्स हैं, उन दोनों साइट्स पर से वर्ड और मीनिंग, कई बार कुछ टर्म्स आ जाती हैं, उन टर्म्स का हमें मीनिंग समझ नहीं आता तो हम उनको वहां पे डाल के हम उनके मीनिंग निकाल सकते हैं। फाइनली एक बुक रेकमेंड करूंगा, टाटा मैग्रा हिल की रमेश सिंह ने इंडियन इकोनॉमी की एक बुक लिखी है, मैंने पर्सनली वहां से पढ़ा है और आज की डेट में काफी बल्कि बुक है। सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं उसको, आप अगर अफोर्ड कर सके तो जरूर खरीदिएगा और उसे पढ़िएगा। अच्छी बुक है, आपकी इंफॉर्मेशन में ऐड ही होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इकोनॉमिक्स इज बजट। जब भी बजट आए उसके अगले 2 दिन के न्यूज़पेपर्स को जरूर लीजिए, अच्छे से उनको स्टडी कीजिए, एक एक पेज, एक एक सेक्शन, एक एक एडिटोरियल और आर्टिकल को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि बजट जो है वो क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उसका इंटेंट है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा होता है, यदि आप खुद पढ़ सको इकोनॉमिक सर्वे। फर्स्ट हैंड जो कॉपी पीडीएफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पे अपलोड होती है उसको पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि आपके पास उतना टाइम नहीं है, आई वुड रेकमेंड आप किसी भी विजन आईएएस हो गया, इनसाइट्स हो गया, ये उसकी समरी डालते हैं तो आप समरी पढ़ लीजिएगा। समरी काफ़ी अच्छे से लिखी जाती है, शॉर्ट होती है, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होगी। यदि आपको और भी ज़्यादा मुश्किल आती है, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स और टर्म्स में आप कोप नहीं कर पा रहे हो, तो आई वुड रेकमेंड यू प्लीज गो थ्रू mrunal.org, mrunal MRUNAL.org, ये साइट है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपके लिए एक केक वॉक बन जाएगी। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। प्लीज इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। देयर इज वन मोर पार्ट विच मैं आई थिंक आई स्किप्ड इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से सुनिएगा, इन्वायरमेंट आपको कहाँ से पढ़ना है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज बहुत सारा पोर्शन आपका इन्वायरमेंट का कवर कर लेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है 11th और 12th में आपको एक चीज करनी है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों की बुक्स को डाउनलोड कीजिएगा और ध्यान से देखना कौन कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 11th 12th में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है। इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उनको डाउनलोड करके उन्हीं को पढ़िए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी इस तैयारी में। इसके अलावा शंकर आईएएस नाम का एक पब्लिकेशन है जो इन्वायरमेंट के ऊपर एक बुक लिखता है, उस बुक को आप खरीद सके तो अच्छी बात है। बहुत बल्कि बुक है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं जो आपके काम की नहीं है। बहुत सिलेक्टिव होकर उसकी रीडिंग कीजिएगा। शुरू के कुछ 5-6 चैप्टर ही उसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टिव रीडिंग की करना, उसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुने, एनसीईआरटी 11th और 12th की जो आपकी है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, उसके सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, सारी आपको पढ़ने की जरूरत है। इंडेक्स डाउनलोड करो, आपको समझ आ जाएगा कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, उन्हीं को डाउनलोड करके आप पढ़ना, वहां से आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इज कवर्ड थ्रू योर ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक्स आल्सो। So let us talk about the most important part. Up till now whatever I have told you is just the foundation. ये वो स्टैटिक पार्ट है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके बेसिक्स क्लियर करता है। Here comes the main part, which is your current affairs. आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। ये दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट डायनेमिज्म ऑफ योर नॉलेज। आपकी अप्रोच बड़ी डायनेमिक होनी चाहिए, ये रट्टा वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। प्रीलिम्स के लिए तो आई कैन से श्योरली कि जो भी मैंने आपको अब तक बताया 50 से 60 सवाल यहीं से होंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो यहीं से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ आप भी जानते हो 100 से 105 के बीच में होता है। तो इसका मतलब 50 से 55 सवाल ही आपको सही करने हैं।
लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आपको मेंस भी देना है, इंटरव्यू भी देना है, तो करंट अफेयर्स पे फोकस जरूर कीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, व्हाटएवर, सबको कचरे में डाल दो। नो नीड टू रीड, कोई ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की। कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी दूर दराज में लोग रहते हैं, ये न्यूज़पेपर तीसरे दिन वहाँ पहुँचता है। कोई ज़रूरत नहीं है, ना हिंदू कोई सिविल सर्विसेज का बाइबल, कुरान और गीता नहीं है। प्लीज़ इस मिथ को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। मैंने कभी कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग में पढ़ता था, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गया कि ये एक तरह का फेक नैरेटिव क्रिएट किया है कि पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पढ़े बिना ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। ये झूठ है, मैंने कभी भी न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े हैं। व्हाट आई फॉलोड, एंड आई विल टेल यू व्हाई, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आई फॉलोड इनसाइट्स ऑन इंडिया, insightsonIndia.com ये वेबसाइट है। इस पे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आता है, डेट वाइज विद एडिटोरियल्स। यहां से मैं अपने करंट अफेयर्स को कवर करता हूं, और एडिटोरियल्स के लिए मैं इसी इनसाइट्स ऑन इंडिया का एक इनिशिएटिव होता है सिक्योर। राइट नो सिक्योर 2021 चल रहा होगा। सिक्योर 2021 पे रोज के 8 आर्टिकल्स, डिफरेंट पब्लिकेशंस के बेस्ट आर्टिकल्स क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं। एक सवाल पूछा जाता है, जनरल स्टडी रिलेटेड सवाल होगा, टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल होगा, लेकिन उसका आंसर में नीचे एक आपको लिंक दिया जाएगा, किसी न्यूज़पेपर का लिंक दिया। उस न्यूज़पेपर को जब आप खोलोगे तो एक एडिटोरियल या एक ओपिनियन या लीड आर्टिकल होगा जिसमें उसका जवाब आपको मिलेगा। तो ये ज्यादा अच्छा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, यदि आप हिंदू ही पढ़ते हो, आप सिर्फ हिंदू पढ़ते हो, हिंदू में कितने आर्टिकल होंगे, 2 एडिटोरियल, 1 लीड, 3 ओपिनियन। सेम ही इंडियन एक्सप्रेस में होगा 5 से 6 में हर रोज 2 तो पॉलिटिकल ही होंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल, जिसका हमारे और आपकी तैयारी से कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड चीजें, तो पॉलिसी मेकिंग से पॉलिटिक्स का क्या लेना देना, हम अपना टाइम उसमें वेस्ट ना करें। इसलिए बेस्ट आर्टिकल्स डिफरेंट पब्लिकेशंस के इनसाइट्स ऑन इंडिया आपके लिए लाता है, जो सिर्फ आपके काम के हैं। तो प्लीज इस फिल्टर को अप्लाई करना और ये न्यूज़पेपर के चक्कर में ना पढ़ना। इससे आपको आपका होराइजन थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। जहां आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो भी पे करके, यहाँ फ्री में 5 से 10 न्यूज़पेपर्स के बेस्ट आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इनसाइट्स ऑन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है प्रीलिम्स का। इसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लोगों ने सवाल पूछे कि कितनी इंपॉर्टेंस है और कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो की जाए, कैसे की जाए। काफी डिटेल में ये टॉपिक पे डिस्कशन की जरूरत होगी, तो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप टेस्ट सीरीज दीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या स्ट्रेटेजी रहती है टेस्ट सीरीज देने के टाइम, और उससे लर्निंग कैसे ली जाती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। यहां तक का पोर्शन आपका प्रीलिम्स का खत्म हो गया। प्लीज इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और एक बात, जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपके सवाल हो, प्लीज कमेंट्स में जरूर डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा उनको आपको रिस्पॉन्ड करने की। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई वुड रादर ट्राई की आपको वहीं पे उसका जो भी निवारण हो वो हम कर दें। लेकिन प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आज के वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज ही वहां पे डालें। यदि आपकी फ्यूचर से रिलेटेड कोई डिमांड है तो वो भी डाल दीजिए, उसे मैं वीडियो के थ्रू ही एड्रेस करूंगा। लेकिन आज के वीडियो में कोई डाउट होगा तो उसको मैं थ्रू फेसबुक और थ्रू कमेंट्स इन यूट्यूब मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। एंड फाइनली प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो स्प्रेड द वर्ड। आई वांट कि ये चीजें एक इलीट ग्रुप जो होता है ना, एक उनके तक ही ना लिमिटेड रह जाए। एक बच्चे को, आम बच्चे को भी पता चलना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी में पैसों की जरूरत नहीं होती है। एनसीईआरटी की किताबें दुनिया की सबसे सस्ती किताबें हैं, इनको पढ़ के आप यूपीएससी जैसा एग्जाम आईएएस बन सकते हैं। यू डोंट नीड टू स्पेंड lakhs and lakhs in coaching institutes if you want to qualify. You just need to be disciplined. You just need to focus. Buy these NCERT books because बिना NCERT के एग्जाम ये क्वालिफाई नहीं हो सकता है। यदि आपको कोई बोलता है कि उसने किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ा था और क्वालिफाई हुआ, देन ही इज एन एक्सेप्शन और ही इज अ लायर। या वो झूठ बोल रहा है या वो एक्सेप्शन है। आई विल टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ दोज कैंडिडेट्स जो ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, दे टोटली रिलाई अपॉन एनसीईआरटीज। ये सक्सेस की कुंजी है। ये वो मंत्र है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि प्लीज इस बात को सीरियसली लेना। मैं आपके सामने जीती जागती एग्जांपल हूं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। एनसीईआरटी आर द बेस्ट बुक्स। एक मोटे मोटे मैनुअल भी आप लोगों ने लिए होंगे, GS1 GS2, आग लगा के लोड़ी में सेक लेना, थोड़ा हीट मिलेगी बॉडी को, बिल्कुल काम के नहीं है। एनसीईआरटी जिस वे में लिखी गई है, जिस तरह से लिखी है, वो बहुत ज्यादा ल्यूसिड है, बहुत ज्यादा फ्लुएंट है, एक स्टोरी की फॉर्म में लिखी हुई है, चीजें बहुत आसानी से ग्रैस्प करोगे। मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी की किताबें छोटे बच्चों को देख करके लिखी गई थी, तो आपका दिमाग तो परिपक्व है, मैच्योर है, आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा आसान होगी। तो प्लीज एनसीईआरटी को ही फॉलो करना, बाकी बुक्स को आप स्किप कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, यदि आपके लिए बाकी बुक्स ज्यादा अच्छी हैं, यू थिंक दैट इज वर्किंग फॉर यू,
सो नो इश्यूज, आप वैसा कर सकते हो, बट मेजोरिटी के लिए मैं यही बोलूँगा प्लीज फॉलो एनसीईआरटीज। थैंक यू वेरी मच। Let's wait for the next video in which I'll be discussing with you about my strategy on test series and how to approach a test series. Yes, one more thing I want to add over here कि वो बच्चे जो ऑलरेडी जॉब में हैं या पढ़ रहे हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, वो अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं। मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाता था और मेरा टाइम टेबल बनाने का एक स्टाइल था, वो आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब जैसे टाइम टेबल मैं अपना बनाता था आप वैसा फॉलो करने शुरू कर दोगे अगर, तो आपको टाइम की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत कीजिएगा। मैं अपनी सारी की सारी जर्नी आपके साथ पूरी ईमानदारी से शेयर करूंगा और ये प्रॉमिस करता हूँ कोई भी अदर वर्ल्डली बातें मैं यहाँ नहीं करूंगा। बहुत सारे मेरे मित्र दोस्त हैं जो क्वालिफाई करने के बाद कुछ इस तरह का अपने आपको महान दिखाने के लिए कि हाउ ग्रेट आई एम, ऐसी ऐसी अव्यवहारिक बोलते बातें बोल देते हैं कि जो दूसरों को डिमोटिवेट करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ी मेहनत लगती है। तो फॉलो करते रहिएगा। सब्सिक्वेंटली वीडियोस में बाकी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूंगा। कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू।